आई थिंक यू माइट बी जंपिंग द गन। आप अभी फैसला आया नहीं है। आप फैसले से आगे ही चली गई हैं। देखिए, 2018 में हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था और उस वक्त एक 27 नुकाती एक्शन प्लान जिसको कहते हैं वो हमारे हाथ थमाया गया था कि आपने ये 27 पॉइंट्स पूरे करने हैं। कई महीने गुजर गए। हम सुनने में आ रहा था कि 14 पॉइंट जो है उसमें से उन पे हमने अमल दरामद कर दिया है। 13 शायद बाकी रह गए हैं। जो 2 दिन पहले से मैं रिपोर्ट सुन रहा हूँ कि शायद 21 पॉइंट्स के ऊपर हमने काफी हद तक जो है वो अमल दरामद कर दिया है और 6 पॉइंट शायद अभी वापिस रह गए हैं, बकिया रह गए हैं। देखिए, 3 एस्पेक्ट से मुल्कों को जांचा जाता है। एक तो कानून साजी, आपने कानून साजी पूरी कर ली है। दूसरी स्टेज पे आती है कि क्या इदारती काबिलियत, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जिसको कहते हैं, क्या आपके मुल्क के पास, इदारों के पास वो काबिलियत है कि जो कानून साजी आप कर चुके हैं उस पर अमल दरामद हो कर सकते हैं। और तीसरा है एक्चुअल कन्विक्शन रेट, यानी कि असल में ऑन द ग्राउंड जमीनी हकीकत क्या है सजा के हवाले से। तो कानून साजी तो हम बहुत सारे कर चुके हैं, लेकिन जो अगले 2 स्टेप्स हैं उनमें अभी सवालिया निशान बाकी हैं। जो सजा है, कन्विक्शन रेट, वो पाकिस्तान का बहुत लो है। फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर हमारा रेट जो है वो 5-6% से ऊपर नहीं जाता। मैं आपने आपने अपने इंट्रोडक्शन में कह दिया कि मुतवक्के है कि हम ग्रे लिस्ट से चले जाएंगे। मेरा ख्याल नहीं है कि हम ग्रे लिस्ट से इस साल निकल पाएंगे। यानी आपको नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे वर्ल्ड न्यूज ऑन इंडिया चैनल पे बहुत ही स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। पाकिस्तानी मीडिया शायद कुछ पलों के लिए ही सही बट अपनी आवाम को ये दिखाना चाहती थी कि वो FATF की ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट से बचे हुए हैं। पर जब इस पाकिस्तानी रिपोर्टर ने उनको हकीकत से रूबरू कराया तो उनकी हालत देखने लायक होगी। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहने वाला है, बट पाकिस्तानी मीडिया अपनी जहालियत का प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाम को कुछ ये बता रही है कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल चुके हैं और अब वो इंडिया को ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के खुद के तो अते पते हैं नहीं, पर वो इंडिया को FATF में बोल रहे हैं कि हम आपको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ऐसी कॉमेडी सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस कॉमेडी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। आज FATF का पेरिस में इजलास हो रहा है जो कि 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अब इसमें मुतवक्के है कि जी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने FATF की जो जानिब से दिए गए 27 नुकात थे इनमें से अक्सरियत पर अमल भी कर लिया है और उनके हवाले से कानून साजी भी कर ली गई है। इसमें एक अहम बात यह है नाजरीन कि भारत जो FATF में एक मजमूम साजिश के तहत, हम कह सकते हैं मजमूम साजिश के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बाकायदा धकेलना चाहता था, बल्कि ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाह रहा है, उसकी कोशिश आज अल्लाह ने चाहा तो नाकाम हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही भारत के लिए मुश्किलात पैदा होने की भी तवक्को की जा रही है। बहुत से लोग एक्सपेक्ट करें कि भारत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर मोहित यूसुफ भी थे और उनका क्या कहना था कि जी भारत के पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उसमें मुलव्विस होने के सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और मुतल्लिका इदारे और दफ्तर खारजा इस पर काम भी करेंगे। इसके साथ ही भारत की दहशतगर्दों को फंडिंग फराहम करने के हवाले से अमरीकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की जानिब से इसमें क्या सबूत पेश किए जाते हैं और कितना जल्द भारत के दहशतगर्द चेहरे को पहचान कर FATF उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल करता है। डॉक्टर साहब हम नहीं निकल पाएंगे, आपको ये लगता है? आपका ये जो एनालिसिस वो ये कहता है बाकायदा कि हम नहीं निकल पाएंगे इस साल? देखिए, बहुत हद तक तो ये नंबर्स का सवाल होता है। लास्ट टाइम अगर 50 से 75 तक के दरमियान किसी मुल्क के नंबर्स आते हों तो वो ग्रे लिस्ट में ही रहता है। अगर 50 से नीचे चले जाएं तो फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। लास्ट टाइम जब हमारी मेडिकल रैंकिंग सामने आई थी तो हम बाल बाल बचे थे ब्लैक लिस्ट से। उसके बाद हमने बहुत सारी कानून साजी नई कर दी है और कुछ इदारों में हमने काबिलियत भी पैदा की है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि हम 75 से ऊपर जा सकेंगे। तो उस बुनियाद के ऊपर मुझे लगता है कि हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे।
ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब, आपने डॉक्टर साहब का पॉइंट भी सुना। उनको उम्मीद यही है कि अभी हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। इस साल उनको उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन बहुत से लोग एक्सपेक्ट करें कि शायद हम इससे निकल आएंगे और जो भारत है खासतौर पर उसको मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? डॉक्टर फिदा, मुझे असल में डॉक्टर फारूक सलीम की आवाज़ नहीं आई है, लेकिन बट आई कैन अंडरस्टैंड। देखें, इशू ये है कि मैं आपको बता देती हूँ उनकी बात का लुबे-लुबाब ये कि उनका ये कहना है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जो उनका एनालिसिस है, डेफिनेटली माहिर मुआशियात हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, गहरी नज़र रखते हैं इकॉनमी पे। उनका ये कहना है कि उनको नहीं लगता कि इस साल हम ग्रे लिस्ट से बाहर आएंगे। जी बिल्कुल, आई थिंक आई एग्री विद हिम। और एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो रिपोर्ट है 10 दिन पहले जो आई हुई है, सितंबर में आई थिंक आई थी, उस पर भी उन्होंने असेस किया है कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से अभी निकलना मुश्किल लगता है। बट इन एनी केस अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान विल नॉट गो इन ब्लैक विद द वे इंडियन आर ट्राइंग, क्योंकि चाइना, टर्की और मलेशिया 3 लोग होने चाहिए। अगर आपके सपोर्ट में है तो यू रिमेन ग्रे लिस्ट, यू गो नो ब्लैक लिस्ट। लेकिन ब्लैक लिस्ट से निकलने के लिए यू नीड 12 मेंबर्स अप्रूवल, जो आई थिंक इट लुक्स डिफिकल्ट। इंडिया इज़ डूइंग देयर बेस्ट। उन्होंने वहाँ पर एक ह्यूस्टन की लॉबिंग फर्म भी हायर की हुई है। अमेरिकन द बिजी इन इलेक्शन, बट स्टिल अमेरिकन को पुश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी खुदा ना खासा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालें, ताकि हमारा CPEC मनसूबा जो $60 बिलियन का वो साइड ट्रैक हो जाए। बट इसके अलावा जो उनकी ऑब्जर्वेशन है कि आउट ऑफ 27 पॉइंट्स पाकिस्तान ने 2 पे तो बहुत अमल किया है, कुछ आगे 14 पॉइंट्स हैं जिस पे तकरीबन काफ़ी हद तक अमल किया है, कुछ अभी रहते हैं, जिसकी वजह से ये अप्रीहेंशन है एशिया पैसिफिक ग्रुप की कि ये ज़रा मुश्किल लगता है। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त वी हैव टू वेरी ऑफेंसिव। आई विश कि हमने अमेरिकन से बात की है कि नहीं, कि व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर अमेरिकन। हमने अफगान तालिबान को और अमेरिकन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को बिठाया दोहा में, उनके मुज़ाकरात करवाए, फिर उनका मुआहदा करवाया। अब हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं इंटर अफगान डायलॉग्स के लिए, करवा भी दिए हैं। और अभी और हिकमत जार भी आए हुए थे, अभी हमसे फिर डॉक्टर अब्दुल्ला आए हुए थे, तो हमने ये भी काफ़ी एफर्ट करें। नाउ व्हाट आर वी आस्किंग फॉर रिटर्न? मतलब वी आर न्यूक्लियर कंट्री, हमें अभी अपने एग्जर्ट तो करें फॉरेन ऑफिस को। मैंने कभी नहीं अपने फॉरेन ऑफिस को सुना कि इतने ऑफेंसिव हुए हैं और ना वो आवाम को बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने अमेरिकन से क्या एफर्ट किया, कश्मीर के बारे में उनसे क्या बात की है, FATF की बात की है। अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो मोहित यूसुफ हैं, करण थापा को इंटरव्यू देखते हैं, उन्होंने बड़े क्लियर एलिगेशन लगाया और जस्टिफाइड एलिगेशन इंडिया के ऊपर। एक जो अमेरिकन जरीदे ने निकाला कि जी ग्लोबल टेररिज्म इंडिया कर रहा है, वो क्लियर है। 44 बैंक्स ने $1.5 बिलियन की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है, और वो ज़ाहिर है मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ जा रही है? अफगान तालिबान को, उसके बाद दैश मोहब्बत को, उसके बाद जो उनके और जो 4 करोड़ ग्रुप बनाए हैं वहाँ फंडिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में वो आपके सामने किस तरीके से 5th जनरेशन वॉर में पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें, देन वी रियलाइज कि हमें भी अब कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया को FATF में लेके जाएं, उसको बैकफुट पर डालें। ठीक है बिर साहब, आपकी तो दोबारा आती है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ मैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो माशी खराबी हैं, हुकूमत ने जो पॉलिसीज इख्तियार की हैं, इस वक्त महंगाई, अगर मैं कह दूं कि मसला नंबर 1 बनी है तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे, यानी लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। लेकिन आने वाले वक्त में क्या आवाम को आप देखते हैं कि आवाम चैन का सांस लेगी? क्या महंगाई में कोई कमी आप देखते हैं? और FATF और IMF का इसमें क्या किरदार होगा? उन्होंने क्या जवाब दिया? महंगाई के ऊपर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जितने भी सर्वेज हम देख रहे हैं उसमें यही कहा जाता है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो अव्वलीन तरजीह जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो महंगाई की है। और महंगाई भी पिछले तकरीबन साल भर में, 2 साल भर में, तारीखी तौर पे यानी कि 70 साल में माशी तारीख में जो हमने महंगाई नहीं देखी थी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। जैसे अगर टमाटर का बताया जा रहा है, जो हुकूमत के अपने ज़राए हैं, अदाद शुमार हैं, साल भर में कोई 117% बढ़ गया। 2 साल पहले जो आटे की कीमत थी वो तकरीबन 35-36 रुपए किलो थी, अब 70-75 रुपए पे चल रहा है। तो वहाँ पे आप समझिए 70-80% इंक्रीज हो गई। बिजली की कीमतें भी ऐसे ही ऊपर चली गई हैं। तो महंगाई बिल्कुल अवलीन तरजीह हुकूमत की भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं है।
ना तो हुकूमत की तरजीह है ना ऑपोजिशन की तरजीह है। हमारे यहाँ ज्यादातर फोकस जो है वो सियासत के ऊपर दिया जा रहा है। शायद मीडिया भी ज्यादा सियासत के ऊपर ही फोकस करता है। जो 22 करोड़ अवाम के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें महंगाई नंबर 1 है, उसके ऊपर सॉरी डॉक्टर फोकस साहब, मैं नहीं आपको किया काट जाता। रही हूँ। मतलब सियासत भी इनकी तभी चलेगी ना जब अवाम इनको वोट देंगे, मैंडेट देंगे। अवाम वोट कब देगी? जब अवाम को रिलीफ देंगे, यानी अवाम उसको वोट देगी जो अवाम को रिलीफ देगा। अब अवाम को जो महंगाई देगा, अवाम तो फिर अगले इलेक्शन में उसको आउट कर देगी। तो सियासत भी रिलेट करती है ना कि महंगाई को कंट्रोल करना है। देखिए, मईशत का और सियासत का, जैसे आपने भी कहा, बहुत गहरा ताल्लुक है। और उसमें एक बात ज़हन में रखने की ये है कि जिस भी मुल्क में अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो उसकी मईशत जो है वो सीधी पटरी पे नहीं चल सकती। बिल्कुल डाउन अब होगी। हमारे यहाँ हमारी ऑपोजिशन है, वो हमारे वजीर आजम को सिलेक्टेड बार बार कह रही है। जो वजीर आजम साहब हैं वो ऑपोजिशन को गैंग ऑफ डेकॉइट्स, चोर और डाकू कहते हैं। तो दोनों तरफ इतना ज्यादा इख्तलाफ है, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है, इतना अदम सियासी अदम इस्तेहकाम है कि किसी का भी मईशत के ऊपर वो फोकस नहीं है जो होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, ऐसे में जो फॉरेन Opposition इन्वेस्टर्स हैं वो भी कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना, वो भी जारी बात है। उनको स्टेबिलिटी जब नजर नहीं आएगी तो फिर कोई इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मामला नहीं, और बहुत सारी चीजें बिल्कुल मईशत और की भी जो हैं उसके साथ सियासत के साथ जुड़ी हुई हैं। और हमारे यहाँ जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आप देखिएगा कि मईशत जो है ये इम्प्रूव नहीं कर पाएगी। ठीक है जी।